प्यारे विद्यार्थियों, आज फिजिक्स के यानी 10 क्लास के भौतिक विज्ञान के प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पाठ से 20 क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाठ पढ़ा दिया गया है, अब इसका रिवीजन करना ज़रूरी है और पाठ पढ़ाने के बाद पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होगा, भी यही सारे क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजाम द्वारा दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कि अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का, अवतल दर्पण किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे छोटी छोटी दाढ़ी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, जिससे हजाम को दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। तो सभी विद्यार्थी बोलेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजाम द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे छोटी छोटी दाढ़ी बड़ी बड़ी दिखाई देती है और हजाम को दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजाम द्वारा दाढ़ी बनाने में किया जाता है। नंबर 2, आवर्धन क्या है? इसका SI मात्रक लिखें। तो आवर्धन की जहाँ तक बात हुई तो इसका उत्तर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को किसके द्वारा? m द्वारा। आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन के किसके द्वारा सूचित किया जाता है? m द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह एक अनुपातिक राशि है। कैसी राशि है? अनुपातिक राशि है। अब समझिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक नहीं होता है क्योंकि अनुपातिक राशि है। क्योंकि कैसी राशि है? अनुपातिक राशि है। इसलिए अब सूत्र होता है आवर्धन बराबर m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। तीसरा प्रश्न उठता है कि लेंस क्या है? लेंस के प्रकार लिखे। तो लेंस प्रायः दो गोलीय सतहों से, लेंस प्रायः दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है। लेंस प्रायः दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है, जिसका एक सतह कम से कम वक्रित होता है। क्या होता है लेंस? लेंस
प्रायः दो गोलीय सतहों से, दो गोलीय, बोलते रहिए, दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक सतह वक्रित होता है, जिसका कम से कम एक सतह वक्रित होता है। लेंस प्रायः दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक सतह कम से कम वक्रित होता है। अब प्रश्न उठता है कि लेंस के प्रकार क्या है। लेंस के दो प्रकार है। लेंस के दो प्रकार, एक है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। एक है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। मानव नेत्र में भी कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो लेंस क्या है? तो लेंस प्राय दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक सतह वक्रित होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? देखिए 6वां नंबर। तो उत्तल लेंस का बीच वाला भाग क्या होता है? मोटा होता है। बीच वाला भाग क्या है? देखिए मोटा है। और किनारे वाला भाग क्या है? पतला है। जबकि अवतल लेंस में बीच वाला भाग क्या होता है? पतला होता है। और किनारे वाला भाग क्या होता है? मोटा होता है। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। जबकि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा छोटा बनता है, जबकि अवतल लेंस में वस्तु का सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार उत्तल अवतल लेंस में अंतर है कि उत्तल लेंस का बीच वाला भाग मोटा होता है, अवतल लेंस का बीच वाला भाग पतला होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बड़ा बनता है, जबकि इसमें जो है अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है। अब प्रश्न उठता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस जब प्रकाश की किरणें होकर गुजरती है, उत्तल लेंस से होकर जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो उत्तल लेंस जब होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद एक बिंदु पर उत्तल लेंस से होकर जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर यानी F पर क्या होती है? अभिसरित होती है। उत्तल लेंस में
अपवर्तन होता है, अवतल लेंस में अपवर्तन होता है। इसलिए हम कहेंगे कि उत्तल लेंस से होकर जब प्रकाश की किरणें गुजरती है, उत्तल लेंस से होकर जब प्रकाश की किरणें समांतर किरणें, उत्तल लेंस से होकर जब प्रकाश की समांतर किरणें गुजरती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद सभी एक बिंदु F पर केंद्रित हो जाती है, F बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो अवतल लेंस जो है प्रकाश के किरणों को, अवतल लेंस प्रकाश के किरणों को जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है उसे फैला देता है। उसे क्या करता है? फैला देता है। उसे क्या करता है? फैला देता है। इसलिए मुख्य फोकस से क्या करता है? फैला देता है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F से फैलती हुई मालूम पड़ती है। मुख्य फोकस F से फैलती हुई मालूम पड़ती है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। चल गए लोग कह रहा है कि अभी रुकने के लिए वीडियो बन जाता है। बुलाओ बुलाओ, हम ही लेके चल जाएंगे उसको। आइए सर। अब आपको विचार करना होगा, देखना होगा कि सबसे बड़ी बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है कि इसे पर्दा पर उसे पर्दा पर दिखाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन VVI है, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? VVI है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर दिखाया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं दिखाया जा सकता है। पहला अंतर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसमें कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर दिखाया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर दिखाया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, पर्दा पर दिखाया नहीं जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर दिखाया नहीं जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर दिखाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान बिंदु पर नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान बिंदु पर बनता है। 8 नंबर देखिए, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब के प्रकार लिखिए। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद
जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, वही प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न आता है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये आपका हो गया और ये हो गया। ये आपका हवा है, ये आपका मान लीजिए पानी है। जब प्रकाश एक माध्यम से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, इसके दिशा का हो गया, बदल गया। जैसे हवा हो गया विरल माध्यम, और जब यह सघन माध्यम पानी में जाएगा तब विलंब की ओर का हो जाएगा, मुड़ जाएगा। यही इसका कौची है, अभिलंब है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में रखी हुई सीधा छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। पानी में रखा हुआ सिक्का, पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश का परावर्तन हो गया था। चलिए, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम है, पहले स्नेल के नियम के जानने से पहले प्रकाश के अपवर्तन का नियम जान लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखें। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला है आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होता है। एक ही समतल पर भी होता है। अब ये आपतित किरण, ये वाला जो किरण है आपतित है, ये वाला किरण आपकी अपवर्तित है और ये आपका अभिलंब है। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक अनुपात होता है। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक स्थिरांक होता है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो स्नेल का नियम क्या है? तब प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। लेंस की क्षमता क्या है? लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस
के फोकस दूरी के व्युत्क्रम, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? P द्वारा सूचित किया है। इसलिए P बराबर 1/में F। और यह क्या में होता है? फोकस दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है विद्यार्थी? डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाईऑप्टर होता है। फिर से लेंस की क्षमता क्या है? तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P बराबर 1/में F, यानी P बराबर लेंस की क्षमता बराबर 1/में फोकस दूरी। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक डाईऑप्टर होता है, जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। तारे रात्रि के समय आकाश में टिमटिमाते क्यों हैं? तो कहेंगे तारे रात्रि के समय आकाश में टिमटिमाते क्यों हैं? तो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण, जब प्रकाश निर्वात से वायुमंडल के हवा में आता है तो उसकी दिशा क्या होती है? बदल जाती है। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे रात में टिमटिमाते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/में V - 1/E = 1/F। दर्पण सूत्र रहेगा तो 1/V + 1/E = 1/F। अगर माइनस रहता है तो लेंस सूत्र कहा जाएगा, और अगर प्लस रहता है तो दर्पण सूत्र कहा जाएगा। ये दोनों सूत्र सिद्ध किए जाएंगे। अब देखिए U बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। V बराबर क्या होता है? वस्तु की दूरी। U बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। V बराबर क्या होता है? वस्तु की दूरी। और F बराबर होता है आपका फोकस दूरी। अब प्रश्न उठता है 16 नंबर कि अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के हेडलाइट में क्यों किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के हेडलाइट में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर जब किसी वस्तु प्रकाश स्रोत को रखा जाता है तो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए दर्पण से परावर्तन हो रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती है, जो सड़क के अधिक गहराई तक जाती है, जो सड़क के अधिक गहराई तक जाती है, जिससे चालक को वाहन चलाने में सुविधा होती है। फिर से मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर जब प्रकाश स्रोत को रखा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर किरण क्या होती है? प्राप्त होती है, जो सड़क के गहराई तक जाती है, जिससे रात के समय चालक को गाड़ी चलाने में सुविधा होती है, क्योंकि प्रकाश के गहराई तक जाने के कारण सड़क की सही स्थिति पता चल जाती है। अब आइए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल दिखाई देता है क्यों?
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल दिखाई देता है, क्योंकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे बहुत दूर होता है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के सभी 7 रंगों में से सभी रंग रास्ते में ही छिटक जाते हैं। केवल लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण वह हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इसी कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल दिखाई देता है। वर्ण विक्षेपण क्या है? जब प्रिज्म से होकर प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी देखिए जैसा चित्र में आपको दिखाया जा रहा है 4, 5, 6, 7। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि VI, यहाँ से चलते हैं, VIBGYOR विविग्योर, मतलब यह कह सकते हैं VIBGYOR। विविग्योर भी से होता है नीचे सबसे बैगनी होता है, सबसे ऊपर क्या होता है? लाल होता है, बीच में क्या होता है? हरा होता है। प्रश्न पूछता है कि वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर का रंग क्या होता है? तो कहेंगे आप लाल होता है। सबसे ऊपर का रंग क्या होता है? लाल होता है। और सबसे नीचे का रंग क्या होता है? तो बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी। और ये कैसा होता है? लाल, रेड। बीच का सबसे रंग क्या होता है? सबसे बीच का रंग हरा होता है। सबसे बीच का रंग क्या होता है? हरा। सबसे बीच का रंग क्या होगा? हरा। इस प्रकार वर्ण विक्षेपण की घटना संपन्न होती है। अब अपवर्तनांक क्या है? तो कहेंगे अपवर्तनांक में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अपवर्तनांक कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। अपवर्तनांक क्या कहेंगे? कि अपवर्तनांक में हम यह कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसका SI मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह अनुपातिक राशि है। आकाश का अगला है क्वेश्चन 20 नंबर। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो कहेंगे कि प्रकाश जो होता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो जो नीला रंग का प्रकाश होता है उसका वायुमंडल में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वायुमंडल में नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडल में प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि जिस रंग का तरंग जितना ही अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। पूछिए कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका कम होता है? तो लाल रंग का। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी रंग का।
लेकिन वायुमंडल की जहाँ बात आएगी कि अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, तो नीला रंग का। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर कहेगा कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का। और फिर पूछा जाए किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में सबसे अधिक होता है, तो वायुमंडल की बात कहेगा तो हम लोग नीला रंग कहेंगे। क्या कहेंगे, नीला रंग। नीला रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, अधिक होता है, वायुमंडल की बात करेगा तो। इस प्रकार जो है आपका 20 क्वेश्चन जो है फिजिक्स में चल गया और 20 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया गया। आप जो है इस क्वेश्चन को मोबाइल के माध्यम से खोल करके यूट्यूब पर जा करके और इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे या 2-3 बार देखने के बाद सभी क्वेश्चन को अपने से लिख लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन VVI है। कल जो है अगले दिन हम मानव नेत्र पढ़ाएंगे और मानव नेत्र की चर्चा होगी और विभव विभवांतर जो अगला पाठ है उसका, यानी 2-3 दिन के अंदर फिजिक्स का काम ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर आपका केमिस्ट्री चलेगा, फिर 2 दिन बायोलॉजी चलेगा, 3 दिन उसी तरह से करते करते इतिहास भूगोल नागरिक की ओर चलेंगे। सुबह में आपको हम हिंदी का देंगे, जित जित मैं निरखत हूँ। तब तक शुभ रात्रि। सभी लोग जा कर के इसे जो है क्या करें, ध्यानपूर्वक याद करें। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय सोने के लिए आपकी आंखें तरस रही होगी, लेकिन सोना नहीं है, क्योंकि सपने वे सच होते हैं, सपने वे सच नहीं होते जिसे नींद में देखे जाते हैं। सपने वे सच नहीं होते जिसे नींद में देखे जाते हैं। अरे सपने वे सच होते हैं जिसके लिए नींद तोड़े जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 माह केवल मात्र बचा हुआ है, ज़बरदस्त मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि कॉपी में जो है जितने क्वेश्चन पढ़ाएंगे सभी का हम जांच करेंगे। इसलिए वीडियो देख करके आप आराम से इसे याद कर लें, लिख लें। शुभ रात्रि। वंदे मातरम। जय हिंद।